हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स की। ये बिजनेस मैथमेटिक्स के ऊपर हमारी दूसरी वीडियो होगी। ठीक है, पहली वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं, ठीक है, जो आज अपलोड हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो भाई जिन्होंने ना देखी हो वो देख लेना उस वीडियो को। और उस वीडियो के बिना कृपया करके ये वाली वीडियो देखने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि कंसेप्ट उस वीडियो में हो चुका है और आज हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज, बेहतरीन कंसेप्ट की। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, इस वीडियो के साथ, और ये हमारी सेकंड वीडियो होगी। और जैसे मैं वहां पे लिख भी देता हूं #1 #2 #3। ठीक है, तो भाई सीरीज वाइज ही वीडियो देखें ताकि कोई भी कंसेप्ट आपसे मिस ना हो। आई बात समझ में, तो चलो फिर शुरू करते हैं। और ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए होगी जो इस टाइम एग्जाम देने वाले हैं कॉलेज का, वही बिजनेस मैथमेटिक्स का, चाहे वो बीकॉम के हो चाहे वो बीकॉम ऑनर्स के हो। आई बात समझ में, अलग अलग सेमेस्टर में दोनों के पास ही बिजनेस मैथमेटिक्स हैं और दोनों में ये चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना, बीकॉम वाले जो एग्जाम देंगे उनके ये सेमेस्टर 2 में है, और जो बीकॉम ऑनर्स वाले हैं उनके पास सेमेस्टर, जो बीकॉम प्रोग्राम वाले हैं उनके मैं तो बता चुका मैं सेमेस्टर 2 में है और उनके में सेमेस्टर 4 में है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, और कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैट्रिक्स के ऊपर, और इस वीडियो में हम मैट्रिक्स को खत्म कर देंगे और डिटरमिनेंट शुरू भी कर देंगे। तो चलो फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पहले मैं एक कंसेप्ट समझना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि भैया ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अभी क्या है ट्रांसपोज, कौन सा पोज, ट्रांसपोज, ये वो पोज नहीं है तो तुम लोग लेते हो। भाई बात समझ में, इंस्टा पे रील्स बनाते वक्त। ठीक है, तो भाई ये हमारा क्या है ट्रांसपोज, और ये पोज कौन लेता है, मैट्रिक्स लेता है। तो कैसे लेगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स दे दी 1 2 3 4, कहीं भी अगर उस ए के जो मैट्रिक्स है उसके नाम के ऊपर अगर ये सिंबल लगा आ जाए, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज, या फिर छोटा टी लिखा आ जाए सर के ऊपर, बिल्कुल सर के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा छोटा टी या फिर ये सिंबल। ठीक है, तो किसका सिंबल होता है, ट्रांसपोज का। अब बात है ट्रांसपोज करते क्या है, अरे बाएं हाथ तक खेला है, ए का ट्रांसपोज निकालना, कुछ नहीं करना होता, रोज को कॉलम्स में चेंज करना होता है। ठीक है, यानी कि रोज और कॉलम्स को जैसे ही आप आपस में चेंज कर दोगे ट्रांसपोज हो जाएगा। इसका मतलब क्या, मैं पहली रो को पकड़ूंगा और उसका पहला कॉलम बना दूंगा। 1 और 2 का क्या बन गया, 1 और 2 बना दिया पहला कॉलम। और दूसरी, अरे भाई जिनको ना पता इसे रो बोलते हैं, ठीक है, इसे कॉलम बोलते हैं, वो जाके पहली वाली वीडियो देख लेना, इसलिए कही थी मैंने बात। आई बात समझ में। अब मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा किसको रो किसको कॉलम बोलते हैं। तो पहली रो से पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बना दूंगा, 3 और 4 आ गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज। आई बात समझ में। तो बस कितना आसान था ए का ट्रांसपोज निकालना। ऐसे मान लो ये बी है, ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे मैं लिख दिया ए और ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज और या फिर बी के ऊपर छोटा टी। तो बी का ट्रांसपोज निकालना शुरू करते हैं। तो पहली रो से पहला कॉलम बना दूंगा, तो 1 और 2, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 3 और 4, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम 5 और 6। आ गया ना बी का ट्रांसपोज, कितना आसान सा है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा सी के पास और क्या निकालूंगा, सी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो निकालना शुरू करते हैं सी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब सी का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, फिर से वही बात, पहली रो से पहला कॉलम बनाऊंगा, तो पहली रो का बनाते हैं पहला कॉलम, तो क्या बनेगा हमारे पास 1 -2 3। बस जो भी रो में एलिमेंट है हूबहू उसे कॉलम में चेंज करके लिख दो बस। दूसरी रो का दूसरा कॉलम -4 5 और -6, और फिर तीसरी रो ये रही 7 8 और 9, बना दो तीसरा कॉलम 7 8 और 9। ये हो गया हमारे पास सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करना काफी आसान था। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, रोज और कॉलम्स को आपस में चेंज कर दो। और दूसरी बात भाई, मेरी वीडियो 2x की या फिर 1.5x की स्पीड पे देखने की कोशिश मत करना, वरना तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि मेरी बोलने की जो स्पीड है वो ऑलरेडी तेज है। आई बात समझ में। तो कृपया करके, वरना फिर नीचे कमेंट करोगे भैया थोड़ा धीरे धीरे, तो भाई वीडियो को 1x पे ही चलने देना। ठीक है, क्यों फालतू में स्पीड को और तेज करोगे। यहां देखते हैं, तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसपोज का कंसेप्ट खत्म। अब ट्रांसपोज के ऊपर ना हम लोग मैट्रिक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 हिस्सों में बांट देते हैं। बात है भैया वो 2 हिस्से कौन कौन से हैं, जरा जल्दी बताना। बताता हूं वो 2 हिस्से कौन से हैं। तो उसमें से एक हिस्सा तो हो गया हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और दूसरा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। क्या बोला मैंने, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात आई है भैया ये 2 और बला जो अपने पाल लिया है, एक का नाम सिमेट्रिक एक का नाम स्क्यू सिमेट्रिक, वो होते क्या है। तो सुनो, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज
उसी के बराबर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस, तो मैंने देखा क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो मैंने करके देखा, तो मैंने फटाफट गया ए का ट्रांसपोज निकाला। ट्रांसपोज निकालना हमने अभी भी ऊपर सीखा है, तो बस मैंने फटाफट ए का ट्रांसपोज निकाला, 1 और 2 का 1 और 2, 2 और 4 का 2 और 4, और मैंने क्या देखा, उत्तरी की भाई की जय, दोनों के दोनों सेम आ गए, और जब दोनों के दोनों सेम आ गए वो बनेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो 1 1 2 2 2 2 और 4 और 4, भाई बिल्कुल बिल्कुल डिट्टो कॉपी आया है। तो बस मैं समझ गया क्या कि ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बस मैंने यहां पे क्या लगाया, A इक्वल्स टू A का ट्रांसपोज और शो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक बात और, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो बेटे वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दोस्तों में जो इस टाइम बिजनेस मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें वीडियो शेयर भी कर दे, ताकि उन लोगों को भी कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो ये मेहनत आपके लिए की जा रही है, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं और वीडियोस और जल्दी से जल्दी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो फिर आगे देखते हैं। यहां तक हो गया हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट। ठीक है, अब हम समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। लेकिन एक बात बताऊं, रुको पहले सिमेट्रिक पे ही रुको। तुम्हें पता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों आई? क्योंकि मैं जानता था ये सिमेट्रिक ही आएगी। अब आप लोग भी जान जाओगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा क्या होता है कि उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो तुम्हें ये दिख रहा है ना, ये डायगोनल के एलिमेंट, ये इस तरफ वाले डायगोनल के एलिमेंट तो ये होते हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, ये सेम मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? ये सेम मिलेंगे। अगर ये सेम मिल रहे हैं, ठीक है, अभी 3 क्रॉस 3 में भी दिखाऊंगा, अगर ये सेम मिल रहे हैं तो पक्का क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा ही बनेगा। अब बनाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां एक माइनस एक्स्ट्रा लगे, हटाता हूं पहले मैं। अब मैं करने गया इसका ट्रांसपोज, और जैसे मैं इसका ट्रांसपोज करा, पहली रो का पहला कॉलम बना दूंगा, तो 0 -3, और दूसरी रो का दूसरा कॉलम। अब बात है ये स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है भैया? जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आए, यहां तो सेम टू सेम वही बनेगा, लेकिन जब नेगेटिव के बराबर आए तो हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे दिख रहा होगा 0 में तो क्या नेगेटिव पॉजिटिव, पर मैंने देखा -3 से +3 हो गया, +3 से -3 हो गया। मैं समझ गया क्या कि A का ट्रांसपोज उसी के माइनस के बराबर आ गया है। तो मैं क्या लिख दूंगा, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम पढ़ेंगे आगे, तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी पता लग गया, स्क्यू सिमेट्रिक भी पता लग गया। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि ऐसा क्या था स्क्यू सिमेट्री में, स्क्यू सिमेट्रिक आया। ऐसे मैंने क्या बताया कि ये दोनों हमें सेम मिलेंगे। अगर ये सेम नहीं मिल रहे 2 क्रॉस 2 में, इसका तो सिमेट्रिक ही बनेगा ही नहीं। ऐसे आप कितने एग्जांपल बना सकते हो अखंड, बस इन दोनों को सेम रखना, इन दोनों की जरूरत नहीं है सेम रखने की, इन दोनों को सेम रखना, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा ही बनेगा। आपसे कितने एग्जांपल बनाए ना आप घर बैठे बैठे। ऐसे यहां देखो, इन दोनों के सिंबल चेंज कर देना, अगर सिंबल चेंज कर दिया तो पक्का स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और एक खास बात और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, वो क्या, डायगोनल के एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होते हैं। आई बात समझ में? डायगोनल के एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होते हैं। चलो फिर आगे देखते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी खत्म, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी खत्म। अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे हम क्या पढ़ेंगे, चलो मैंने 2 मैट्रिक्स और लिए, एक तो लिया है दोनों लिए 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, अब दोनों में कुछ बातें देखते हैं। जैसे मैंने पहले आंख बंद करके कर दिया A का ट्रांसपोज, हमने ट्रांसपोज तो सीख ही लिया, आप करना है ना। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, तो पहली रो का पहला कॉलम बना दूंगा 1 2 3 का, 1 2 3 पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो 2 2 4 तो 2 2 4, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम यानी कि 3 4 3। ये आ गया हमारे पास A का ट्रांसपोज। तो मैंने क्या देखा, A और A का ट्रांसपोज दोनों ही सेम है, 1 2 3 1 2 3 2 2 4 2 2 4 3 4 3 3 4 3, बिल्कुल सेम है। और जब बिल्कुल सेम है मैं फिर समझ गया क्या, ये कैसी मैट्रिक्स बन गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बात है भैया आपने इसमें ऐसा क्या किया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी? तो सुनो, यहां पे दोनों इक्वल थे, यहां पे ना डायगोनल में चाहे कुछ भी लिख लो, लेकिन ये तो 3 एलिमेंट है, ये और ये सेम होने चाहिए। अगर ये सेम है तो बन के ही मानेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बन के मानेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने पता है क्या बात देखी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, कि जो ठीक है AIJ
एक प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, ए आई जे, याद होगा पिछली वीडियो में बताया था, इससे हम एलिमेंट को शो करते हैं किसी भी एलिमेंट को, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, ठीक है, ये होता है मैट्रिक्स में रूल, ठीक है, कि ए आई जे एलिमेंट बराबर होना चाहिए ए जे आई के। जैसे समझाता हूं, ये कौन सा एलिमेंट है, A21 बराबर होना चाहिए ये एलिमेंट है A12, क्योंकि पहली रो दूसरे कॉलम में है, ये एलिमेंट क्या है A12, ये बराबर होना चाहिए A21 के बराबर है। ये एलिमेंट कौन सा है A13, यानी कि पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट, तो बराबर होना चाहिए A31 के, ये रहा। ये एलिमेंट कौन सा है A23, दूसरा रो तीसरा कॉलम A23, ये बराबर होना चाहिए A32 के, ये रहा, बराबर है। और जब ये सब बराबर हैं, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगती है कि इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है। लेकिन जहां पे ए आई जे, ठीक है, जहां पे आई बराबर हो जाएगा, जैसे यहां पे होता है ए और जे बराबर इस डायगोनल वाले रो में, ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है इनसे हमें, ठीक है। जैसे कि ये A11 होता है, ये A22, ये A33, क्योंकि ये पहले रो पहले कॉलम में है, ये दूसरे रो दूसरे कॉलम में है, और ये तीसरे रो तीसरे कॉलम में है। इसकी मैंने अच्छे से बात करी थी पिछली वीडियो में, तो पहले वो वाली वीडियो देख लेना अगर आपको थोड़ी सी भी मुश्किल आ रही है समझने में तो। और मैं तो कहूंगा वीडियो को सीरीज वाइज देखना, आपके अच्छे सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। हाँ, जो जिस वीडियो में क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, या फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा, या फिर जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं पहले बता दूंगा कि भाई आप चाहे तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलो फिर आगे देखते हैं। अब मैंने देखा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो मैंने बी है, अब उस कर दिया उस बी का भी ट्रांसपोज। जब बी का ट्रांसपोज किया तो पहली रो का पहला कॉलम बना दूंगा, यानी कि 0 -2 और 4। दूसरी रो से दूसरा कॉलम बना दूंगा 2 0 -3। तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना दूंगा -4 3 0। अब मैंने क्या देखा कि भाई इसमें और इसमें ये फर्क है कि बी का ट्रांसपोज जो है ना वो -b के बराबर है। देखो ध्यान से, जो यहाँ नेगेटिव थे वो वहां जाके पॉजिटिव हो गए, और जो यहाँ पॉजिटिव थे वो यहाँ जाके नेगेटिव हो गए। इसका मतलब इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये मैट्रिक्स आएगी। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू -b। इस बात का मतलब क्या है कि इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। कि क्या सिमेट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसमें क्या खास बात थी भैया, जिसमें यहाँ पे क्या समझाया था कि इसका उलट सिंबल होगा वहां पे, बिल्कुल उल्टा। सेम ऐसे यहाँ पे इन तीनों का जो सिंबल होगा ना वो बिल्कुल इसके उल्टा होगा। यहाँ -2 तो यहाँ पे 2 डाला है मैंने, यहाँ -4 है तो यहाँ 4 डाला है। सिंबल से मतलब नहीं है, जो भी सिंबल एक जगह होगा ना उसका ही साइड बिल्कुल उल्टा होगा। यहाँ -3 पे क्या हो गया +3, बस ये फर्क होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो मैंने आपको और ये बात तो बताई थी कि डायगोनल के सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तभी बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थे ट्रांसपोज, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं आखिरी कंसेप्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में एक कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट है, वो है इनवर्स का, ठीक है, लेकिन वो मैं समझाऊंगा बाद में जब डिटरमिनेंट भी बिल्कुल इनवर्स तक पहुंच चुका होगा। आई बात समझ में? तो अब आगे समझाऊंगा भी इनवर्स क्या होता है, कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट में समझाऊंगा, ठीक है, फिर समझेंगे। अब हम पहले समझते हैं प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैंने कल अलग चीजें सिखाई थी आप लोगों को, ऑपरेशन सिखाए थे, एडिशन सिखाया था, सब्ट्रैक्शन सिखाया था, मल्टीप्लिकेशन सिखाया था। उन्हीं कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, वो मैं याद दिला देता हूं आप लोगों को एक बार, ठीक है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अगर आप a + b का होल ट्रांसपोज करते हो तो बराबर आएगा a का ट्रांसपोज + b का ट्रांसपोज। मतलब आप चाहे तो a + b को जोड़ के ट्रांसपोज कर लो, चाहे a का ट्रांसपोज निकालो, b का ट्रांसपोज निकालो, फिर जोड़ लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही a - b का ट्रांसपोज, आप चाहे a का ट्रांसपोज कर लो, b का ट्रांसपोज कर लो, फिर माइनस कर लो, या फिर a - b कर लो पहले फिर ट्रांसपोज करो, दोनों सेम ही आएगा। ऐसे यहाँ पे a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ये बन जाएगा। अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर दिया वापस सेम बन जाएगा, वो a ही बन जाएगा। फिर नीचे a b का ट्रांसपोज बराबर आएगा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे यूज भी करेंगे हम आगे। a b का ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज जब अंदर आएगा तो b आगे आ जाएगा और a पीछे चला जाएगा, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। फिर उससे आगे अब देखते हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज। तो a + b मतलब मैट्रिक्स में पहले a को b से जोड़ो या फिर b को a से जोड़ो, आंसर सेम ही आता है। ऐसे ही पहले आप a + b जोड़ लो, उसके बाद उसमें c जोड़ो, या फिर पहले b + c जोड़ लो उसके बाद उसमें a जोड़ो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। जिसे याद होगा इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव, इसे हम क्या बोलते हैं एसोसिएटिव। अब यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेशन में एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपने 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी है, जैसे मान लो सपोज करो एक a मैट्रिक्स है एक b मैट्रिक्स है, आपने a × b करा है, तो जरूरी नहीं है कि a × b आपका b × a के बराबर ही आए।
आई बात समझ में? जरूरी नहीं है कि a इंटू बी आपका b इंटू ए के बराबर ही आए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है, कि जैसे नंबरों में नहीं होता कि 2 गुणा में 3 और 3 गुणा में 2 6 ही आंसर आएगा, 4 गुणा में 3 3 गुणा में 4 आंसर 12 ही आएगा, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। कई बार तो मल्टीप्लाई भी पॉसिबल नहीं होती, a इंटू बी की जाती है, b इंटू ए की होती नहीं है मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने कल कंडीशंस पढ़ी थी मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, आगे देखते हैं, मतलब कल का मतलब मेरा है पिछली क्लास में, ठीक है, पिछली वीडियो में। आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो a और मल्टीप्लाई में क्या है, b प्लस सी, आपको ये सोल्व करना है। तो a की b से भी कर दो, b की c से भी कर दो, तो a इंटू बी ए बी, a इंटू में c ए सी, तो क्या आ गया ए बी प्लस में ए सी, ये आ गया हमारे पास। अब नीचे क्या है, नीचे हमारे पास है, इसका मतलब है इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, कि भाई b प्लस सी करके a से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक काम करो, पहले a b कर लो, फिर a की c से कर लो, फिर दोनों को जोड़ दो, आंसर एक ही बात है। अब तीसरी कंडीशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, a इंटू आई और a इक्वल्स टू आई ए, भाई तीनों आपस में बराबर होते हैं। a इंटू आई का मतलब क्या है, मैंने कहा बताया था, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में 1 की तरह काम करता है। तो 1 की तो 1 काम क्या होता है नंबरों में, कि 1 की किसी से ही मल्टीप्लाई कर लो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उस नंबर पे। सेम ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है, आप इसकी a से कर दोगे तभी फर्क नहीं पड़ेगा, a ही आएगा, आई की a से करोगे तब भी हमारा क्या आएगा, a ही आएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी मल्टीप्लीकेशन की। तो चलो फिर प्रॉपर्टीज खत्म हो गई है, अब हम आएंगे अपने नए टॉपिक डिटरमिनेंट के ऊपर। मुझे नहीं लगता कुछ भी रह गया है, सब पूरा हो गया। मैट्रिक्स का रिडक्शन कर लिया, ऑपरेशन सीख लिए, ठीक है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देख ली, उसके अलावा और मैट्रिक्स पढ़ लिए। ठीक है, अब हम कुछ चीजें और सीखेंगे, वो सीखेंगे डिटरमिनेंट के अंदर। तो चलो फिर शुरू करते हैं डिटरमिनेंट। उससे पहले इसको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है अब वो ले सकता है, फिर हम बात करेंगे डिटरमिनेंट के ऊपर। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम समझते हैं कि डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब मैट्रिक्स का कंसेप्ट मैं खत्म करवा चुका हूं, अब हम समझेंगे डिटरमिनेंट कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का कंसेप्ट अब खत्म हो चुका है, इसको इतना यूज नहीं करेंगे। अब हम समझेंगे डिटरमिनेंट के बारे में अच्छे से। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि डिटरमिनेंट होता क्या है। जब भी हम किसी स्केयर मैट्रिक्स को एक सिंगल वैल्यू एसोसिएट कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। मतलब क्या, कि मान लो स्केयर मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स कौन सी होगी, ठीक है, जिनमें रोज और कॉलम्स क्या होंगे, सेम होंगे। आई बात समझ में, स्केयर मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें रोज उतने ही हो जितनी कॉलम्स हो, जैसे 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, ये सारी क्या होती हैं, स्केयर मैट्रिक्स। आई बात समझ में। तो स्केयर मैट्रिक्स को जब हम एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। अब बात है सिंगल वैल्यू निकालते कैसे हैं, वही हम सीखेंगे डिटरमिनेंट निकालने के कंसेप्ट में। तो चलो फिर डिटरमिनेंट निकालना शुरू करते हैं। अब ऐसे मान लो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स कैसी बनेगी, 5 लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा, ये होती है 1 रो 1 कॉलम की मैट्रिक्स। तो इसमें तो यही वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान था। अब देखते हैं 2 क्रॉस 2 में। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, फाइंड ए का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए और डेल्टा। इन सब से हम किसको शो करते हैं, डिटरमिनेंट को। जैसे ए के आगे हमने ये जो सिंबल लगा दिया 2, ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। कोई भी बच्चा इसे मोड के सिंबल के तौर पे ना ले, कई बच्चे समझ लेते हैं कि ये मोड है, इसलिए हमारा डिटरमिनेंट नेगेटिव नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, डिटरमिनेंट नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी आ सकता है। ठीक है, और ये सिंबल है डिटरमिनेंट का। तो बात है भैया, हम कंफ्यूज नहीं हुए कभी कि ये मोड के सिंबल के तौर पर काम कर रहा है या डिटरमिनेंट के सिंबल के तौर पर काम कर रहा है। तो भाई जब भी मैट्रिक्स हो और आपको सिंबल नजर आ जाए तो समझ जाना क्या निकालना है, आपको डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो अब हम डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं। तो मान लो मैं यहाँ से निकालना है डिटरमिनेंट, यानी कि ए का डिटरमिनेंट। तो कैसे निकालोगे ए का डिटरमिनेंट, बहुत आसान है। इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 मल्टीप्लाई में 4, माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, तो 4 में से है गई -2, आ जाएगा डिटरमिनेंट। सवाल ढेर। और देखो मैंने पहले ही कहा था ये सिंबल मोड की तरह काम नहीं करेगा, इसलिए हमारा डिटरमिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है, जो कि आ गया है -2। कोई दिक्कत नहीं है, डिटरमिनेंट नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी आ सकता है। ये था 1 क्रॉस 1 में डिटरमिनेंट निकालना। और वो कैसे निकाला हमने, इसकी इससे मल्टीप्लाई और माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, याद रखना। ठीक है, तो ये था हमारा ए का डिटरमिनेंट। चलो फिर आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अगले इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए। ये था 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट निकालना। चलो यहाँ भी निकालते हैं। ठीक है, इसका भी डिटरमिनेंट निकालते हैं। ये भी 2 क्रॉस 2 का ही क्वेश्चन है। फिर हम चलेंगे 3 क्रॉस 3 पे। तो अगर ये तो मैट्रिक्स का सिंबल था, अगर इसकी जगह मैं ये भी लिख दूँ ना, ये लगा दूं और इसे बोल दूं इवैल्यूएट, तो समझ जाना आपको डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 7 या 21, माइनस में 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, 21 में से 16 गए 5, हमारा आंसर आ गया। डिटरमिनेंट के लिए कितनी आ गई, 5। सवाल ढेर, डेल्टा आ गया, डिटरमिनेंट आ गया।
तो डिटरमिनेंट निकालना सबने उम्मीद है सीख लिया होगा। तो क्या सीखा हमने, जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पर रोज और कॉलम्स सेम होते हैं, ठीक है, उसको एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। आई मेरी बात समझ में, आसान सा कंसेप्ट था। अब चलते हैं 3 क्रॉस 3 में। थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को इसके डिटरमिनेंट निकालने में होती है। इसके मैंने 3 क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है। अब एक बात समझाता हूँ, 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट निकालने के ना हमारे पास 6 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 6 तरीके। 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट निकालने के हमारे पास 6 तरीके होते हैं। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने क्या बोला, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो जिससे आपका मन कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, किससे एक्सपेंड करूँ, जिससे आपका मन करे। तो मैं इसे R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब बात है एक्सपेंड करते कैसे, मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 रो है, 3 कॉलम, तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो मैं इसे R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो आप लिखना एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। तो यहाँ पे 1 यूं का यूं, अब 1 जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 9 5 जा 45, यानी कि यहाँ पे वही लगेगा मैट्रिक्स वाला रूल, रो कॉलम छोड़ दी, ये जो जिस रो में है रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। ये कैसे सोल्व करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, और माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, 8 6 जा 48, ये हो गया, ठीक है, इतना आ गया। फिर 2 यानी कि अगला एलिमेंट लोगे, फिर ये जिस रो में है रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ। 4 9 जा 36, और माइनस में 7 6 जा 42, ये आ गया। और फिर तीसरा एलिमेंट 3 ले लोगे। अब 3 जिस रो में है रो भूल जाओ, जिस कॉलम में कॉलम भूल जाओ। 8 4 जा 32, और माइनस में 7 5 जा 35, ये आ गया। और सिंबल क्या चलेंगे, सिंबल चलेंगे हमारे प्लस माइनस प्लस। सिंबल क्या चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हमारे सिंबल चलेंगे। अब हम सोल्व करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे करेंगे। और ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस ये सिंबल आपको याद रखने हैं। इसको मैं आगे डिटेल में बात करूंगा अभी जब मैं और आगे कंसेप्ट चलाऊंगा, ठीक है। पर ध्यान रखना, अगर आप, फिलहाल आपको रटनी है ये बात, अगर आप, ठीक है, R1 यूज कर रहे हो, R4 यूज कर रहे हो, या फिर C1 यूज कर रहे हो, R1 यूज कर रहे हो, R3 यूज कर रहे हो, C1 यूज कर रहे हो और C3 यूज कर रहे हो, तो सिंबल यही रहेंगे, प्लस माइनस प्लस। लेकिन अगर आप कभी भी डिटरमिनेंट निकालने के लिए या तो R2 यानी कि तो बीच की रो या बीच का कॉलम यूज करते हो, तो सिंबल उल्टे हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। इसके अलावा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। चलो फिर आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया। जब मैं सोल्व करूंगा तो 45 में से घट गया 48, तो कितना आया, माइनस का 3, तो +1 -3 हो गया। 36 में से घट गया 42, तो 36 में से 42 घटे, कितना आ गया, -6। क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है, तो 36 में से घट गया 42, तो कितना आया, -6। तो -6 गुणा -2 कितना हो गया, प्लस का 12। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 में से घट के 35, तो 32 में से घट गया 35, कितना आया, -3। -3 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, माइनस में 9। तो -3 -9 -12 और +12 कितना हो गया, 0। डिटरमिनेंट कितना आ गया, 0। आई बात समझ में, डेल्टा आ चुका है हमारे पास 0। अब हम चलेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के ऊपर, और अब हम निकालेंगे बी का डिटरमिनेंट, ठीक है। बी मैट्रिक्स थी। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा दूं कि अब मेरी एक सलाह है भाई, ठीक है, मान लियो, मान लेना, काफी इजी पड़ेगी आप लोगों को, काफी इजी पड़ेगा आपको डिटरमिनेंट निकालना। क्या सलाह है भाई, कि जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 मौजूद हो ना, उससे एक्सपेंड करना। क्या बोला मैंने, जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरोस मौजूद हो उसी से एक्सपेंड करना, डेल्टा निकालना इजी हो जाता है। ऐसे मैं समझाता हूं आप लोगों को। जैसे यहां दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है कि R1 में 2 0 है, R1 में 2 0 है, तो इसे R1 से एक्सपेंड करो। समझाता हूं क्यों। तो पहले तो करो, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो 1 रो कॉलम छोड़ी, रो कॉलम छोड़ दूंगा, इसकी से मल्टीप्लाई, तो -2 गुणा में 6, माइनस का 12, बीच में प्लस, और 5 3 जा 15, और बीच में माइनस, सॉरी, ठीक है, क्योंकि इसकी इससे गुणा, माइनस में इसकी इससे गुणा। याद रखना, जो था 2 क्रॉस 2 में इसकी इससे गुणा, माइनस में इसकी इससे गुणा। कई बच्चे उल्टा कर देते हैं, कंफ्यूज मत होना इसमें, इसकी इससे गुणा, माइनस में इसकी इससे गुणा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और सिंपल क्या चलेंगे, प्लस फिर माइनस आएगा, 0 लिखूंगा। अब अंदर चाहे कुछ भी हो, मुझे जरूरत नहीं है सोल्व करने की, अंदर से कुछ भी आ रहा हो, क्यों, क्योंकि बाहर 0 बैठा है, जो भी आएगा 0 कर देगा उसे। ऐसे ही प्लस में 0
क्योंकि हम ये तो लिखते हैं R1 का पहला एलिमेंट, फिर R2 का दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, ठीक है। अंदर अब चाहे कुछ भी आए, 0 हो जाएगा। तो -12 -15 -27 और गुणा में कितना हो गया -27। ये क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा की वैल्यू यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ये इससे हमने क्या निकाल लिया, बी का डिटर्मिनेंट। तो चलो फिर अब हम निकालना शुरू करते हैं, ठीक है, सी का डिटर्मिनेंट। अब जब मैं सी का डिटर्मिनेंट निकालने गया तो कैसे निकालूंगा, हाथों से, है ना भाई, थोड़ा बहुत दिमाग भी यूज कर लेंगे। तो वही सी का डिटरमिनेंट निकालना है हमें। तो सी का डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, वही सीखते हैं अब। तो मैंने सी में क्या देखा कि जल्दी से देखो कि किस रो या किस कॉलम में मैक्सिमम 0 मौजूद है। तो मैंने देखा ये रहा, पकड़ ली सी गुद्दी, C2 कॉलम दूसरे में सबसे ज्यादा जीरोस हैं। तो बस एक्सपेंड कर दो किसके अलोंग, C2 के अलोंग। तो बस एक्सपेंडिंग अलोंग C2, एक्सपेंडिंग अलोंग C2। और जब C2 से एक्सपेंड करूंगा, मैंने भी बताया जब हम बीच की रो या बीच का कॉलम लेते हैं तो सिंबल क्या चलते हैं, माइनस प्लस माइनस। तो मैंने बीच का कॉलम यूज किया तो सिंबल क्या चलेंगे, माइनस। अब फिर से वही एक्सपेंड करूँ, C2 से 4 ले लूंगा। अब 4 जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो। 4 3 12 और माइनस में 6 2 12, ठीक है। और माइनस बीच में प्लस 0, कुछ भी हो, सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत है मुझे 0, क्योंकि कुछ भी आ जाए 0 से 0 ही कर देगा। तो बस इसलिए मैं कह रहा था कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम 0 से एक्सपेंड करना। और यहाँ भी देखो 12 में से 12 गए 0, 0 गुना में कुछ भी 0 हो गया। सी का डिटरमिनेंट भी क्या आ गया हमारे पास, 0। तो इससे हमने सीख लिया डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट इनवर्स की ओर। आई बात समझ में, ठीक है। पर उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक चीज होती है, मैट्रिक्स के 2 स्पेशल टाइप और होते हैं। एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बात है भैया ये सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए, जिसका डेल्टा क्या, जिसका डिटरमिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी कि डेल्टा 0 आ जाए, ठीक है। क्योंकि डिटरमिनेंट को हम डेल्टा से ही बोलते हैं, ठीक है। सॉरी 0 आ जाए। और नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट 0 ना आए, बस इस बात को याद रखना। फिर हम चलेंगे इनवर्स के कंसेप्ट के ऊपर। तो जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। 0 ना आए तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई मेरी बात समझ में। चलो फिर अब हम आगे बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर, इनवर्स के ऊपर। वो हम करेंगे इस कंसेप्ट के बाद। जिसको जो भी उतारना है वो अब उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।